ठीक है सर, बैक दिस वीक एनर्जी चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये प्लेलिस्ट बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम, चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, किसी में भी हो, बस आपका सेमेस्टर 3 और 5 होना चाहिए, तब आप ये वाली वीडियो देख सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ जी। बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 में से कोई सा भी हो सकता है आपका। ठीक है, शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला चैप्टर चल रहा है भाई, जिसका चैप्टर नंबर 7वां है, जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, हाँ जी। दोनों बुकों में सेम नाम लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेम कंटेंट है सब चीज। शुरू करते हैं भाई, तो चालू करते हैं। हाँ जी, अगर चालू करने से पहले भाई, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, नोट्स परचेज कर लोगे तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना। हाँ, कॉल मत करना भाई जल्दी जल्दी। अगर आपको लग रहा हो कि कॉल करना हो तो भाई जल्दी से उठता नहीं है, क्योंकि बिजी मिलता है काफी बार, तो आप व्हाट्सएप करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा आपको। शुरू करते हैं। फिलहाल टॉपिक आता है अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बात आती है सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में किया जाता है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें होता है भाई चेकिंग करना। जितने भी आपने बंदे क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज के अंदर लगा, मतलब जितने भी फर्म के अंदर आपने एम्प्लॉइज लगा रखे हैं, जितने भी बंदे आपके पास काम कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करना ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि जगह से वो काम कर रहे हैं उस काम को चेक करने के बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। श्योर है? हाँ जी। इट इज ए मेथड, दो बार लिख दिया। इट इज ए मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इन द वर्कशॉप। यानी जहां पे आप काम करवा रहे हो एम्प्लॉइज से, उस एम्प्लॉइज की बिहेवियर को इवेल्युएट करने को ही क्या बोलते हैं भाई, परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि जो उसका बिहेवियर है उसको चेक करना क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आसान है? हाँ जी। बिहेवियर चेक करना बेसिकली, नॉर्मली इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। तो उसके दोनों एक्सपेक्ट चेक करने आपको, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव मतलब कि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है ना। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा फर्म के लिए उतना ज्यादा प्रॉफिट मोटिव रहेगा, है ना, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे हम। तो इस वजह से क्वांटिटेटिव तौर पे भी बढ़ना चाहिए और क्वालिटेटिव तौर पे, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यानी कि उससे उस एम्प्लॉइज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरीके से वो बढ़े। आसान है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि वो ठीक तरीके से काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के तौर पे उसको चेक करना ही क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। शुरू करते हैं भाई, बात आती है ऑब्जेक्टिव। तो हमें चेक क्यों करना पड़ता है एम्प्लॉइज को अपने? पहला कंपनसेशन डिसीजन। भाई उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो सैलरी देने के लिए चेक करना पड़ेगा जितना उसने काम किया है, जितना काम किया करेगा उसी हिसाब से तो सैलरी दी जाएगी। तो काम उसका चेक किया जाता है किस लिए, ताकि वो क्या कर सकते, कंपनसेशन दे सके उसे, उसको प्रमोशन भी दे सके। ठीक है, ताकि प्रमोशन हो पाए उसका। उसके बाद उसी के काम के हिसाब से क्या करा जाता है, उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है ना। जितनी वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं भाई, जितना ज्यादा काम करोगे या फिर अगर आप वीक हो ज्यादा तो फिर आपको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप थोड़े ठीक हो, बस आपको थोड़ा बहुत काम सीखना है बस इधर उधर, तो फिर आपको हल्की फुल्की ट्रेनिंग देके काम चल जाएगा। आसान है? तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के लिए आपको क्या चाहिए जाता है, चेकिंग की जाती है आपकी, क्या ऐसे काम करते हो आप। उसके बाद आपको फीडबैक देने के लिए भी चेक किया जाता है आपको। जैसे मान लो कहीं पे गलती आ रही है आपकी, चेकिंग में अगर कोई गलती पाएगी तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, कि किस तरीके से काम करना चाहिए आपको। उसके बाद आपका पर्सनल का डेवलपमेंट होता है, यानी खुद का भी आपका डेवलपमेंट होता है जब आप क्या करवाते हो, अपनी चेकिंग करवाते हो। शुरू है? वो कैन अप्रेजल, यानी कि आपकी चेकिंग कौन कौन कर सकता है। आसान है? हाँ जी। तो आपको कौन कौन बता सकता है कि आपकी गलतियां क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं। तो पहली चीज सुपरवाइजर, जो आपके सुपरवाइजर है, जो आपसे ऊपर है, वो लोग क्या कर सकते हैं, आपकी चेकिंग कर सके। दूसरी चीज सबऑर्डिनेट। कई बार कई जगहों पे तो ये लागू कर दिया गया है, जैसे चाइना जैसे देशों में या फिर क्या बोलते हैं अमेरिका जैसे देशों में, कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ना जब कोई मूवीज बनती है तो फिर जो बड़े बड़े राइटर हैं, जो फिर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिलकर मेहनत करके मूवीज बनाई है, लेकिन वो एक बार सबऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं कि भाई ये मूवी आपके हिसाब से अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, या फिर क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है भाई, हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं वो सब भी होते हैं, तो उनको दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बच्चे हैं कि आपके लिए सही है, ये डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स भी कई बार चेक करके बता देते हैं कि क्या बोलते हैं, आप ठीक से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद सेल्फ, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आप ठीक से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। तो आप अपने आप को अगर चेक कर रहे हो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तौर पे, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो आप। आसान है? हाँ जी। तो बात आती है अगला, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस कैसे करी जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो पहला एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, पहले आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करने के लिए मेरे पास एक तो मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी हुई तो मतलब मैं नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है, अगर इससे नीचे हुआ मतलब मैं वीक हूँ, मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर मेरे को इससे ऊपर हो गया मतलब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा बन गया। ठीक है भाई,
श्योर थे। तो पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स, और उस स्टैंडर्ड्स को आपको सारे के सारे इंप्लॉइज को बताना है ताकि उनके मन में रहे हाँ भाई ये वाले स्टैंडर्ड्स है, कम से कम इतना प्रोडक्शन तो हमें करना है, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस, अब उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी जितने भी इंप्लॉइज आपके पास काम कर रहे हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना काम किया। आसान, यानी कि आपने जैसे मान लो हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हर इंसान को 1000 क्वांटिटी का क्या करना है, आउटपुट बनाना है, लेकिन उन्होंने बनाया कितने का, 700 का। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, कंपेयरिंग करेंगे उसकी, यानी कि कम रह गया ना, हाँ जी कम रह गया, कितना कम रह गया भाई, 300 कम रह गया, तो यानी कि कैसे कम रह गया वो सब चीजें बताओ, ठीक है भाई। हाँ जी, डिस्कशन द अप्रेजल, यानी अप्रेजल में जितनी भी चीजें हुई हैं, जितनी भी दिक्कतें आई हैं, वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी भाई, उसको डिस्कस करना पड़ेगा किसके अंदर, अप्रेजल में, ठीक है। शुरू थे अगला टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और उसको ठीक करने के लिए अब एक्शन लेने पड़ेंगे, यानी प्रोडक्शन जो कम हुआ वो क्यों हुआ कम, उसके कारण ढूंढ के उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस होती है भाई चेकिंग की पूरी यानी कि अप्रेजल की। चालू करते हैं, अगला टॉपिक आता है भाई प्रॉब्लम्स विद परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब प्रॉब्लम क्या होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे या फिर चेकिंग के टाइम पे, पहला फर्स्ट इंप्रेशंस, हम सोचते हैं भाई पहली बार में, जैसे मान लो किसी बंदे को या फिर एम्प्लॉइज को चेक करने जा रहे हैं हम, तो हम सोचते हैं पहली बार में जैसे देखा ना ये बेकार बंदा है, ठीक है, तो हमारा माइंडसेट ही वैसे चेंज हो जाता है कि भाई ये बेकार बंदा है। तो जब हम चेक करते हैं तो उस पर थोड़ा हार्श बन के करते हैं या फिर थोड़ी मुश्किल से होती है वही उसकी चेकिंग, यानी अपने आप को सुधारने में मेरी फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारे लिए क्या बन जाता है, वो दिमाग में बैठ जाता है। तो इस वजह से ना दिक्कत हो जाती है क्या, किसी के भी चेकिंग करने में। आगे चलते हैं, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मतलब क्या होता है, हेलो इफेक्ट जैसे ये होता नहीं भाई, अभी मतलब एक ही अगर आपने कोई बात बताई है या फिर कोई एक दिक्कत वाली बात होती है तो फिर वही गूंजती रहती है। जैसे हेलो क्या होता है, खाली कमरे में अगर आप कुछ चिल्लाते हो तो फिर आवाज गूंजती है ना, उसी को बोलते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है भाई, अगर आपने आपको कोई गलती दिख जाती है ना तो फिर उसकी सारी अच्छाइयां चली जाती है, बस वो गलती क्या होती है उभर के आती रहती है, जिस वजह से हम उसकी परफॉर्मेंस को ना जल्दी डाउनग्रेड कर देते हैं कि भाई वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो डाउनग्रेड कम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो हेलो इफेक्ट काम करता है। उसके बाद हॉर्न काम कर रहा है। हॉर्न मतलब क्या होता है भाई, जैसे वो होता नहीं है, मैं उस हॉर्न पे नहीं कर रहा, पी 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 गाड़ियों पे नहीं है। हॉर्न मतलब होता है जैसे कि जो बेल होता है या फिर बुल हॉर्न होता है, मतलब सींगों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सींगों की तरह काम करता है, मतलब कि एकदम से बूस्ट कर दिया जाता है। अगर कोई एक अच्छी क्वालिटीज लग जाती है मेरे को उसके अंदर, तो मैं उस एम्प्लॉइज को या फिर उस चीज को क्या करता हूँ और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, यानी उसकी सारी कमियां छुपा देते हैं उसके पीछे, बस उसकी क्वालिटी को दिखा देते हैं। हाँ जी, जिसकी वजह से उसकी ठीक तरीके से क्या नहीं हो सकती भाई, वो चेकिंग नहीं हो सकती। आगे चलें, हाँ जी, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कई बार क्या होता है, हम सेंट्रल टेंडेंसी लेके चलते हैं, यानी कि एवरेज हमारा इतना होना चाहिए, एवरेज के हिसाब से काम चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग बंदे क्या होते हैं कि भाई एवरेज बीट नहीं कर पाते, तो फिर इस वजह से हम कहते हैं भाई बेकार एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो ऐसा वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगला चीज स्टीरियोटाइप, मतलब कि ना कोई माइंडसेट हमारा बन जाता है कि भाई ऐसे ही क्या बोलते हैं हमें एम्प्लॉइज चाहिए या फिर ऐसे ही काम होना चाहिए। बंदा बेशक से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 इंप्लॉइज रखे, 4 में से 3 इंप्लॉइज मतलब चारों से बोला कि जाओ हमारा माल बेचो, 3 बंदों ने माल बेच दिया हमारा, ठीक है, लेकिन एक बंदा बेच नहीं पाया। हमने पूछा भाई क्यों, क्योंकि वो कह रहा है भैया हम ना पहले आपका मार्केट सेटअप कर रहे थे। जैसे 3 जो है ना वो तो घर पे जाके बेचने लग गए, लेकिन वो क्या करने लग गया, एक जो है वो अपनी दुकान खोलने लग गया। तो लोग आए और कस्टमर में जो भी रास्ते में आ रहा है वो दुकान पे आए और दुकान पे से सामान ले जाए, समझ में? हाँ जी। अब ऐसे क्या होगा भाई, वो जो नया बंदा जो दुकान खोलने में लगा है हमारी फ्रेंचाइजी खोल रहा है, जिससे क्या होगा हमारा प्रोडक्शन मतलब अभी तो नहीं हो रहा उसकी सेल, लेकिन फ्यूचर में जाके बहुत तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन वो जो बंदे सेल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो घर पे जाके सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना टारगेट बीट कर दिया, मगर ये वाला बंदा अपना टारगेट बीट नहीं कर पाया इसकी वजह से, क्योंकि ये चाहता है फ्यूचर में कंपनी डेवलप करे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं भाई, स्टीरियोटाइप बन गया हमारा, क्यों भाई वो बंदा है ना वो सेल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से। तो हमारे ये दिमाग से होगा अगर हमारा सेल होगा तभी हम उसको रखेंगे, अगर वो सेल नहीं कर पा रहा तो भाग जाएगा, समझा? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, देखना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्या चीज है उसके अंदर, क्वालिटीज क्या वो भी देखनी चाहिए, ठीक है। अपना माइंडसेट ही नहीं लगाना चाहिए उस चीज में, समझ में आया? हाँ जी। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ, एक्चुअल में परफॉर्मेंस ये भाई दिक्कतें ये नहीं है चेकिंग करने में, दिक्कतें मेन ये वाली हैं, चेकिंग करने में मेन ये दिक्कतें आती हैं। ये तो खाली ये सब जो है ना ये किसके पार्ट है, जजमेंट एरर के, जब हम लोगों को गलत तरीके से जज कर लेते हैं, किसके बेसिस पे, उसके फर्स्ट इंप्रेशन की बेसिस पे, हेलो इफेक्ट की बेसिस पे, हॉर्न की वजह से, या फिर स्टीरियोटाइप की वजह से। जब हम इंसान को गलत जज कर लेते हैं तो इस वजह से चेकिंग करने में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है भाई, जो जजमेंट एरर होती है। इसके बाद पुअर अप्रेजल परफॉर्मेंस, या फिर क्या बोलते हैं फ्रॉम मतलब क्या बोलते हैं फॉर्म्स, यानी कि उसने जब अप्रेजल यानी जो चेकिंग करने वाला टाइम आया था उसमें वैसे नॉर्मल बढ़िया काम करता है वो इंसान, लेकिन जब चेकिंग करने वाली बात आती है तो बेचारा नर्वस हो गया, जिस वजह से वो अपना वो नहीं दे पाया, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं दे पाया। तो इस वजह से कहते हैं पुअर अप्रेजल फॉर्म्स। आसान है, उसकी फॉर्म बिगड़ गई थी उस टाइम पे जब वो क्या बोलते हैं यहाँ पे चेकिंग करवाने के लिए आया था। तो इस वजह से क्या हो गया, उसका अप्रेजल ठीक से नहीं हो पाया। इनइफेक्टिव पॉलिसी,
जो हमने पॉलिसी अप्लाई थी वो जो थी वो इनइफेक्टिव थी, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, या फिर चेकिंग करने वाला जो तरीका है हमारा वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं चेकिंग नहीं कर पा रहे ठीक से। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किस चीज की, चेकिंग करने की, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ठीक है, जिसमें से एक थी जो जजमेंट एरर वाली, उसके इतने पार्ट्स है भाई, बाकी इतना सिंपल था, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है भाई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई, यानी कि ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जो हम चेकिंग करने के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए हमें। पहली चीज रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ना जो चेकिंग करने वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हम लायबल हो सके, ठीक है, या फिर उस पर विश्वास कर सके, ऐसे वो होनी चाहिए मेथड वो, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, जब हम चेकिंग करने जा रहे हैं तो सामने वाले की भी बातें सुननी चाहिए और हम अपनी बात भी रख सकते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल विजिबिलिटी, यानी कि जो हम परफॉर्मेंस चेक करने जा रहे हैं उससे दिखना चाहिए कि हम क्या चीज चेक करने जा रहे हैं आपकी, और इस चीज से क्या फायदा होगा आपको, समझ आया? हाँ जी, तो सारी चीजें दिखनी चाहिए, प्रैक्टिकल विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगली चीज एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट, यानी जो भी रिजल्ट आया उसका अच्छा आया या फिर बेकार आया, वो जो एम्प्लॉय है वो एक्सेस कर सके उस रिजल्ट को, ताकि वो ठीक कर सके। अगर मान लो बेकार आ रहा है उसका रिजल्ट तो उसको क्या दिक्कतें ठीक करनी है उस पर काम कर सके वो लोग, ठीक है भाई। हाँ जी, और ड्यू प्रोसेस, आपको सबको जो प्रोसेस जितनी बाकी रह गई है अभी, यानी कि जितना चेकिंग हुई है वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ चेकिंग रहनी बाकी रह गई है तो फिर वो दिखाना चाहिए भाई इतना रह गया और इतना हम अभी और करेंगे आपकी चेकिंग, आसान है। हाँ जी, तो इस तरीके से टॉपिक चलते हैं भाई, यानी कि गलतियां कैसे ठीक करी जाएंगी, गलतियों की चेकिंग कैसे करी जाएगी, चेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, चेकिंग करने में प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा चैप्टर देख लिया, आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था भाई, मेरे हिसाब से ये मान लो रत्ती भर का चैप्टर था बिल्कुल। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, छोटा सा नहीं मतलब एक ही कंसेप्ट है बस, खाली वो चालू करते हैं फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं फटाफट से और अगले आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बात आती है भाई मेथड और टेक्निक परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमको सीखना है कि तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम लोगों की चेकिंग कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयज की चेकिंग कर सकते हैं, भाई जांच सकते हैं कि वो किस तरीके से किस कंडीशन में है अभी काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से तरीके जहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब चेकिंग करी जाती है, उनकी जांचा जाता है परफॉर्मेंस को। तो पहला तरीका भाई ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। तो पुराने तरीके कौन से थे वो सीखेंगे और अभी नए नए मॉडल कौन से आए हैं वो तरीके सीखेंगे। पहला तरीका आता है भाई रिपोर्ट। अब जो क्या बोलते हैं काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आउटपुट निकाल रहे हैं, उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट होगी कि आज इसने इतना माल निकाला, आज इसने इतना माल निकाला, आज इसने इतना प्रोडक्शन किया, है ना भाई। हाँ जी, तो जो भी रिपोर्ट आ रही है उनकी कलेक्ट करो और कलेक्ट करने में डाटा देख लो कि पहले इसकी रिपोर्ट कैसे आती थी, इस बार रिपोर्ट कैसे आ रही है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो रही है या फिर परफॉर्मेंस बढ़ रही है, आसान है। तो रिपोर्ट के मेथड से आप आराम से चेक कर सकते हो कि वो किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आगे चलते हैं भाई मतलब एज ए मेथड, ऐसे इवोल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे इवैल्यूएटिव क्या होता है, इसके अंदर ना हम उनसे ऐसे लिखवाते हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वो उससे जुड़ा कोई भी बातें बतानी है उन्हें, तो फिर उनसे बोला जाता है एक पेज लो और उससे अपनी बातें लिखो कि क्या क्या आप कहना चाहते हो अपने काम के बारे में। तो जो भी वो लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने नेगेटिव थॉट्स लिखे, किसी ने पॉजिटिव थॉट लिखे, किसी ने लिखा सुझाव कि क्या क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी ऐसे पढ़ के पता चल जाता है कि उनके बारे में क्या मतलब वो क्या सोच रहे हैं काम के बारे में, या फिर उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या उनके लिए सुविधाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, उनके जितने भी थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, आप उस तरीके से क्या बोलते हैं निकलवा सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्या बोलते हैं बिजनेस में काम कर रही है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब टेक्निक। एक आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा मेथड क्या होता है, एक उनको कोई इंसिडेंट दिया जाएगा, कोई अच्छा सा कोई मुश्किल सा एक इंसिडेंट उनको पकड़ा दो और वो देखो कि आप वो सॉल्व कैसे करते हैं, उस इंसिडेंट में रिएक्ट कैसे करते हैं, आसान है। जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो पता कर सकते हो कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी भाई, ठीक है, फिर कभी हाँ भाई शुरू करते हैं फटाफट से, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है भाई। तो चालू करते हैं फटाफट से टॉपिक में, ठीक है भाई। वो इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़ा डोलना गाना बच रहा है भाई बाहर, ठीक है। तो चालू करते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। आपको ना एम्प्लॉइज को कैसे ऐसी बढ़िया तरीके से कोई इंसिडेंट प्लान करना पड़ेगा और उस इंसिडेंट में फंसाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके रिएक्शन से आप पता कर सकते हो भाई वो कौन सी फेज में चल रहा है या फिर किस तरीके से वो काम कर रहा है हमारे एम्प्लॉइज के लिए। उसके बाद चेकलिस्ट, आप चेकलिस्ट बनाते हो, जैसे बाकी एम्प्लॉइज होंगे ना वो उनके बारे में ओवरव्यू दे देंगे कि वो एम्प्लॉइज किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं, अगर आपको बनाना है कि अगर मान लो किसी को HRM बनाना है तो फिर आप किस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाते हो, जैसे
दूसरा बी, सी, डी, और उनको वोटिंग करवा सकते हो, जो भी प्रेफर करते हो उस हिसाब से चेकलिस्ट में नंबर डाल दो, नाम डाल दो, उसका टिक लगा दो, और क्या बोलते हैं हम उसको क्या कर देंगे एचआर बनाने में, जो भी आपके लिए सुटेबल होगा। आसान है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कौन सा बेस्ट काम कर रहा है एम्प्लॉयज, कौन सा थोड़ा बेकार काम कर रहा है एम्प्लॉयज। ठीक है भाई। अगला फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड क्या होता है, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयज में चुन नहीं पाते, तो आपको एक ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें वो फोर्स चॉइस करेंगे, मतलब उनको चुनना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने जो चेकलिस्ट बनाई वो ए, बी, सी, डी चारों नाम लिख दिए और आपने यहाँ पे जगह छोड़ दी। आपके हिसाब से आप जो पहले नंबर पे इन चारों में से दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप बेस्ट एम्प्लॉयज कौन सा बनाना चाहते हो, किसको बढ़िया मानते हो, उसके लिए आपको पहले नंबर पे लिखना है, दूसरे नंबर पे लिखना है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। मतलब सबसे बेस्ट वाला जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, सबसे वर्स्ट वाला जो होगा वो सबसे नीचे होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो ताकि उनको चॉइस ही करना पड़े, उनको ये ना हो कि एक परेशान लगा दिया बाकी तीनों को छोड़ दो। ऐसे नहीं, आप तीनों की चारों की क्या परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे वर्स्ट है, ये दूसरे पे आता है और ये तीसरे पे आता है। तो आप इस तरीके से फोर्स चॉइस मेथड के थ्रू चारों की चारों जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। आसान है भाई। स्टेट रैंकिंग मेथड। स्टेट रैंकिंग मतलब मेथड में क्या होता है भाई, जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज हैं जैसे ए, बी, सी, डी, इनसे आप रैंक ले सकते हो। जैसे एम्प्लॉय से बोल सकते हैं रैंक देनी है 10 नंबर में, तो रैंक दे सकते हैं, जैसे कि 9 नंबर इसको दे दिया, इसको 7 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। इस तरीके से वो रैंक देख के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा बढ़िया एम्प्लॉइज है और कौन सा थोड़ा वर्स्ट एम्प्लॉइज है। आसान है। हाँ जी। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं टेक्निकल मेथड का यूज करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो लोगों की। लास्ट आता है फील्ड रिव्यूइंग मेथड। फील्ड रिव्यूइंग मेथड में क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है उनको ओरिजिनल फील्ड में लेके जाओ, उनसे काम करवाओ और वो देख लो काम करते करते किस तरीके बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आसान है। यानी ओरिजिनल काम आपको देखना पड़ेगा 2-3 दिन हफ्ते तक कि भाई किस तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहे हैं ओरिजिनल फील्ड में। आसान है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल फील्ड मेथड। सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला मेथड यही होता है। आगे चलते हैं। बाकी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं तो कहता हूं भाई अगर आपने नोट्स में से परचेज मतलब अगर आपने नोट्स परचेज नहीं करे तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर लेना, जिसमें अच्छी तरीके से डीपली आपको बता रखा हुआ है इसके बारे में। आसान है। हाँ जी। बाकी अगर आपने नहीं खरीदना चाहते फिर भी आप बुक में से पढ़ के जाना ये वाला टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे कोई से मेथड कह दो सारे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल शुरू करते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड मतलब हाल ही में क्या तरीके निकाले हमने उसके लिए परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, है ना। असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मतलब आजकल ना कुछ ऐसे सेंटर बन चुके हैं जो एम्प्लॉइज को वो बनाते हैं, मतलब कि मोटिवेट करते हैं या फिर उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो आप उन सेंटर की हेल्प ले सकते हो अपनी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस चेक करवाने के लिए। अगला ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, यानी कि जो इंसान ह्यूमन है ना आपके कंपनी के अंदर, एचआर तो काम करता ही है, ह्यूमन रिसोर्सेज काम करता ही है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई जो एम्प्लॉइज है किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके का आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो जो एचआर है वो बता देगा एम्प्लॉय के बारे में सारी डिटेल। अगला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब जो मैनेजमेंट है वो भी इंटरफेयर कर सकता है और वो चेक कर सकता है कि जो जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम कर रहे हैं या फिर नहीं काम कर रहे हैं। आसान है। हाँ जी। तो ताकि मैनेजमेंट भी क्या हो सकता है चुन पाए कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो बेस्ट रहेगा हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी आगे आता है 360 एनालिसिस। 360 एनालिसिस क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जहां पे आप एम्प्लॉइज को तीनों हर तरफ से हर तरीके से क्या करते हो एनालाइज करते हो। और उसमें ये मेथड नहीं करता कि आपको ये मेथड यूज कर रहे हो, उसमें आप सारे के सारे मेथड यूज कर सकते हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको एनालाइज करना पड़े अपने एम्प्लॉइज को। आसान है। यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर पूरा। तो भाई यहाँ पे छोटी सी वीडियो थी, मुश्किल से 15 या 20 मिनट की वीडियो बनेगी होगी आपकी, और यहाँ पे चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया। ठीक है भाई। हाँ जी। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना भाई, सच में भाई दिल से अच्छा लगता है अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो बाद में कर दिया आराम से, लेकिन भाई करके जाना प्लीज। ठीक है। हाँ जी। तो मोटिवेशन मिलती है ना भाई, हम और अच्छे कंटेंट लाएंगे आपके लिए और जल्दी लाएंगे। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह और टाटा बाय बाय।